नमस्कार एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म वर्तमान इंडिया के इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स एनालिसिस में। इस वीडियो में हम इस सप्ताह के 5 सबसे महत्वपूर्ण विषयों को केवल समाचार के रूप में नहीं बल्कि परीक्षा के दृष्टिकोण से समझेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझना है कि यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये विषय क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की रक्षा व्यवस्था में होने वाले एक बड़े बदलाव की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जल्द ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को थिएटर कमांड्स के पुनर्गठित प्रस्ताव की प्रस्तुति देने वाले हैं। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो इसके बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस के पास जाएगा। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात थिएटर कमांड की अवधारणा है। वर्तमान में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अपनी अपनी अलग कमांड संरचना के तहत कार्य करती है, लेकिन थिएटर कमांड व्यवस्था में किसी एक क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर के पास होती है। इससे समन्वय बेहतर होता है, संसाधनों का प्रभावी उपयोग होता है और युद्ध की स्थिति में निर्णय तेजी से लिए जा सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में ये मॉडल पहले से लागू है। भारत भी चीन और पाकिस्तान जैसी सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। परीक्षा की दृष्टि से आपको थिएटर कमांड, ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भूमिका अवश्य याद रखनी चाहिए। अब दूसरे विषय पर आते हैं जो भारतीय संविधान और संसद से जुड़ा हुआ है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर सरकार एक बार फिर राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। यहां समाचार से अधिक महत्वपूर्ण संविधान की प्रक्रिया है। यदि किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना हो तो केवल साधारण बहुमत पर्याप्त नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का ये मुद्दा कई दशकों से चर्चा में रहा है और विभिन्न कारणों से पहले कई प्रयास सफल नहीं हो सके। इसलिए इस विषय को पढ़ते समय केवल समाचार नहीं बल्कि आर्टिकल 368, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्पेशल मेजॉरिटी और विमेन रिप्रेजेंटेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी समझना आवश्यक है। अब तीसरे महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानवापी, मथुरा और संभल से जुड़े मंदिर मस्जिद विवादों में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता यानी मीडिएशन का सुझाव दिया था, लेकिन संबंधित पक्षों ने इसे स्वीकार नहीं किया। यहां परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति से जुड़े अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इन मामलों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का विशेष महत्व है, क्योंकि ये 15 अगस्त 1947 की धार्मिक स्थिति को बनाए रखने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। साथ ही आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता तथा वैकल्पिक विवाद समाधान यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट्स भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी अक्सर ऐसे विषयों में समाचार नहीं बल्कि उनके संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर प्रश्न पूछता है। अब बात करते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन की। ये केवल रेलवे से जुड़ी खबर नहीं है बल्कि भारत के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेनें प्रत्यक्ष रूप से कार्बन उत्सर्जन नहीं करती और इनके संचालन के दौरान मुख्य रूप से जलवाष्प निकलती है। ये पहल भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पेरिस अग्रीमेंट के तहत किए गए वादों और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य से जुड़ी हुई है। पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे विषयों के कारण ये समाचार GS3 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। परीक्षा की तैयारी करते समय ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिकल 48A और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अवश्य दोहराएं। अब इस सप्ताह का 5वां और अंतिम महत्वपूर्ण विषय, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग ने महाराष्ट्र की लड़की बहन स्कीम में वित्तीय अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत बजट से अधिक खर्च, वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स का उपयोग और वित्तीय निगरानी में कमियां सामने आई है। यहां सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कैग की संवैधानिक भूमिका।
भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 कैग के पद से संबंधित है। कैग को देश का सर्वोच्च ऑडिट संस्थान माना जाता है, जिसका कार्य सरकार के वित्तीय व्यय की जांच करना और सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसलिए इस समाचार को केवल एक राज्य की योजना तक सीमित न रखें, बल्कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, फिस्कल गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के संदर्भ में भी समझें। चलिए अब पूरे सप्ताह का त्वरित रिवीजन कर लेते हैं। थिएटर कमांड्स हमें ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन और डिफेंस रिफॉर्म्स की याद दिलाते हैं। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के साथ आर्टिकल 368 और स्पेशल मेजॉरिटी अवश्य याद रखें। ज्ञानवापी, मथुरा और संभल के मामलों के साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 तथा आर्टिकल 25 से 28 को जोड़कर पढ़ें। हाइड्रोजन ट्रेन को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेट जीरो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ समझें। और अंत में कैग की रिपोर्ट के साथ आर्टिकल 148 पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल गवर्नेंस को अवश्य दोहराएं। यदि आपने इन 5 कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लिया है, तो आपने केवल इस सप्ताह की करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी, बल्कि उससे जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक, प्रशासनिक और नीतिगत पहलुओं को भी समझ लिया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी उत्तर लेखन क्षमता और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों को मजबूत करेंगे। मिलते हैं अगली वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। तब तक नियमित अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।